हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोगों की जेई मेंस की एग्जाम जो अपने सेशन में हुए हैं बहुत अच्छा गया होगा, है ना। तो अब हमें किस चीज की तैयारी करनी है, एडवांस जेई एडवांस की, जो आपके मई मंथ में होने वाला है। तो इसके लिए कैसे तैयारी करना है, अब हमारे पास समय कम है ना। 1 महीने से भी कम है जेई एडवांस के लिए, तो हमें वो किस तरीके से तैयारी करना है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री को लेके कि किस तरीके से चैप्टर वाइज किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। आज पिछले प्रीवियस ईयर्स में 2025 में 24 में कौन कौन चैप्टर्स हैं वो केमिस्ट्री के जिससे ज्यादा वेटेज होते हैं क्वेश्चंस के, इनऑर्गेनिक से या फिजिकल से या इनऑर्गेनिक से कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रीवियस एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस को, किस चैप्टर में किस तरीके से सवाल देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए, तो आप देख सकते हो, तो टॉपिक वाइज हमारा ये वेटेज दिया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। 2025 में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 33% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 34% के अराउंड पूछे गए थे, और फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग 33% सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री से थे। तो लगभग 2025 में है ना, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन पूछे गए, मतलब किसी में बहुत ज्यादा वेटेज देखने को नहीं मिला है ना। अगर मैं 24 की बात करूं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री में भी वहां पे भी 34% पार्ट जो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 33% पार्ट सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था, और फिजिकल केमिस्ट्री से भी कितना था, 33% था। तो लगभग 2024 और 25 में ना एक जैसे ही थे कि ऑर्गेनिक से जितना तरीके सवाल पूछे गए उतना ही फिजिकल केमिस्ट्री में भी था, और उतना ही आपके इनऑर्गेनिक से भी सवाल थे। उसी तरीके से अगर मैं 23-24 की बात करूं, तो ऑर्गेनिक में 33% थे, इनऑर्गेनिक में 33% थे, और फिजिकल में भी 33% के अराउंड था। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में अराउंड आपका 30-35% वेरी कर रहा था, वही था 30-35% ही वेरी कर रहा था। बच्चों तो हर साल आप देखोगे कि परसेंटेज लगभग जो है ना एक जैसे ही देखने को मिला था। अगर यहाँ 2022 में भी देखोगे तो ऑर्गेनिक से अप्रॉक्स 33%, इनऑर्गेनिक से भी 33%, और फिजिकल केमिस्ट्री से भी 33% ही क्वेश्चन पूछे थे, मतलब सभी में इक्वल वेटेज ही था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का, है ना। अगर 2021 में बात करोगे तो ऑर्गेनिक्स में थोड़े कम सवाल पूछे गए, तो वो करीबन 26% था, इनऑर्गेनिक में अराउंड 24% पूछा गया था, और सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा गया था 50%। मतलब आज से 3-4 साल पहले बच्चों है ना, कोई इक्वल वेटेज नहीं था, किसी भी पार्ट से ज्यादा परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहा था। लेकिन पिछले आप देख सकते हो 3-4 सालों में 2023, 2022, 23, 24, 25 में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री सभी में एक जैसे ही वेटेज से क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि ऑर्गेनिक पार्ट से ज्यादा सवाल पूछ लिया गया और इनऑर्गेनिक से कम। मतलब अब आने वाले ट्रेंड में हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2026 में जो आपका जेई एडवांस का पेपर होने वाला है, उसमें आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में लगभग एक जैसे ही सवाल होंगे, मतलब वेटेज उनका इक्वल ही होगा, है ना। अब हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज इनका कैसा रहता है। ठीक है, अगर मैं चैप्टर वाइज बच्चों बात करें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 2025 में अराउंड 8.33%, लगभग इतने परसेंट आपके पी ब्लॉक से क्वेश्चन आए थे। मतलब पी ब्लॉक चैप्टर बच्चों जेई एडवांस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हर साल की क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मैं बात करूं 2024 में 8% थे, 2023 में भी 12% सवाल पूछे गए, है ना, 2022 में 13%। अगर मैं बात करूं मतलब पिछले 3-4 साल में पी ब्लॉक का जो परसेंटेज है पूछने का क्वेश्चन वो काफी ज्यादा है। तो बच्चों पी ब्लॉक के जरूर अच्छे से आप सारा वेरिएशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, खास करके जेई एडवांस में एसएडी कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एम्फोटेरिक, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी बच्चों इसमें आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इन सब का हर ब्लॉक जितना हर वाइज ग्रुप वाइज है ना, आपको उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके मैच द फॉलोइंग में काफी बनते हैं। खास करके 2026 में आपको मैच द फॉलोइंग पी ब्लॉक से जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी संभावना बहुत है। उसी तरह अगर मैं जीओसी की बात करूं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जनरली बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ना, कि पूरा एक ऑर्गेनिक का एक यूनिट है, वो चैप्टर वाइज भी बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। तो जीओसी में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ जीओसी से आएगा, उससे रिलेटेड और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए जीओसी में हमें ना थोड़ा कम परसेंटेज देखने को मिलता है। देखोगे 2025 में करीबन 2.50% था, 2024 में स्पेसिफिक जीओसी से नहीं था, पूरा मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन था।
2022 में आप देखोगे 8% था, 23% 8% था, मतलब आप ट्रेंड देखोगे तो 2020 में 18% सिर्फ जीओसी सवाल था। तो जीओसी से बच्चों है ना क्वेश्चन ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको कम से कम एक दो जरूर देखने को तो मिलेंगे, दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी देखने को मिल सकते हैं, है ना। अगर मेटालर्जी की बात करें तो बच्चों 2024 और 25 में बहुत ज्यादा मेटालर्जी से तो क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन उससे पहले काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो होप सो मेटलर्जी में मैक्सिमम आपको एक आध क्वेश्चन ही देखने को मिल सकता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको मेटलर्जी में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ज्यादा फोकस मेटलर्जी पे ना करें, जितना हो सके उसका नोट्स ही पढ़ ले एक बार, अगर क्वेश्चन आएगा तो सिंपल ही क्वेश्चन आएगा, बहुत मेटलर्जी से आपसे बहुत हार्ड सवाल नहीं पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनेमिक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स जेईई मेन में जितना इंपॉर्टेंट था, जेईई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। भले इससे एक आध ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सवाल अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 2025 में तो लगभग 3.3% था, 2024 में सिर्फ 2% था, 2023 में 6-8% था, 2022 में 6% था, 2021 में भी 10% के आसपास, मतलब उतने ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते, एक से दो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको पेपर 1 या पेपर 2 में एक क्वेश्चन तो थर्मोडायनेमिक्स से देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें जनरली आपके मोल वाले कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट्स वाले, तो इसमें भी आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मैं अगर बात करूं 2025 में कोई खास क्वेश्चन नहीं आया था मोल कॉन्सेप्ट से, लेकिन 2024 25 2024 23 22 में भी कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला था, ठीक है। अगर मैं एमाइंस की बात करूं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइंस में है ना भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 में, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि एमाइंस में बच्चों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे चैप्टर जनरली एमाइंस वाले छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बच्चों एमाइंस का चैप्टर्स जरूर पढ़ के जाइएगा, खास करके उसके जितने टेस्ट वगैरह पूछा जाता है उनको आप जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो है ना किसी और क्वेश्चंस में ना इंक्लूडेड होते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होता है, और मल्टीपल ऑप्शंस में ना डिफरेंट चैप्टर से हर एक कुछ ना कुछ पॉइंट को जरूर वो दे देता है। तो आप चैप्टर्स को ऑर्गेनिक में मत छोड़ना, ऑर्गेनिक को सिर्फ एक यूनिट समझते हुए सब पूरा ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसी तरीके से मैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, 2025 में लगभग 6 से 7% के सवाल थे, 2024 में भी 6% थे, 23 में भी और आपके 22 में भी। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग से बच्चों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही आपको एक एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और बच्चों केमिकल बॉन्डिंग का सवाल काफी आसान होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है, अगर आप उसके अच्छे से शेप, उसका ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ठीक है, ये सब अगर आप अच्छे से पढ़ के चले जाओगे केमिकल बॉन्डिंग में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बॉन्ड ऑर्डर, तो इससे आपको मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर दिखेगा। वो क्या करते हैं बच्चों, एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट को चेक कर लेते हैं, चाहे ज्योमेट्री हो, शेप हो, चाहे उसके बॉन्ड एंगल हो, चाहे उसका बॉन्ड लेंथ हो, है ना, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो बच्चों है ना वो एक ही क्वेश्चन में ना सब कुछ चेक कर लेंगे। तो पेपर 1 पेपर 2 में कम से कम एटलीस्ट दोनों में एक ही क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग से। हाइड्रोकार्बन बच्चों बेसिक चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन काफी हेल्पफुल होता है, ये जीओसी का ही पार्ट में आ जाता है, तो हाइड्रोकार्बन से भी बच्चों एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। होता क्या है बच्चों कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है ना एडवांस में मल्टीपल रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो जब मल्टीपल रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हर चैप्टर्स के रिएजेंट कुछ ना कुछ यूज करके एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर देता है ना। तो आप कोई चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते ऑर्गेनिक में, अब ऐसा स्पेसिफिक नहीं होगा कि हाइड्रोकार्बन से ही क्वेश्चन आए, लेकिन ये बात पक्का है कि हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट आपके और भी ऑर्गेनिक क्वेश्चन में जरूर यूज होंगे। तो ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स है आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो 2025 में भी एक दो सवाल पूछे गए, 2024 में भी 6% वेटेज था, 2023 में भी और 2022 में भी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जेईई एडवांस के लिए। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को यूज हो रहा है, उसमें आपको कांस्टेंट टर्म का यूज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी यूज हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन के भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे, है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल के जितने भी अच्छे फॉर्मूले हैं उनको जरूर कीजिएगा। नॉन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको इस बार 2026 में जरूर देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि बच्चों जेई मेंस में ज्यादातर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जो सवाल थे वो एक्टिवेशन एनर्जी से थे। तो मुझे ऐसा लगता है या इस बार ट्रेंड ऐसा लगता है कि 2026 में आपको नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बच्चों कभी सवाल पूछता है, कभी नहीं भी आ सकता है, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम जो है ना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है फिजिकल के कोई भी इक्वेशन में, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल्स में आपको यूज हो जाता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो बच्चों 2025 में 6.67% वेटेज था, 2024 में डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं था, लेकिन आपका उसका जो कॉन्सेप्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम का, फिजिकली जो भी फिजिकल जो चैप्टर होगा, जो भी फिजिकल पार्ट होगा उसमें जो न्यूमेरिकल्स होगा उस न्यूमेरिकल्स में आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट जरूर यूज होते हैं। ठीक है, तो पढ़ के आप अच्छे से जाना। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक, बच्चों ये ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे आपके डायरेक्टली भी क्वेश्चंस होते हैं और इनडायरेक्टली भी होते हैं, क्योंकि इससे है ना जितने भी नेमिंग रिएक्शंस है ना काफी बनते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे। देखो 2025 में ना लगभग 12% वेटेज सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन सिर्फ इससे था, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से। 2024 में बच्चों 8% था, 2023 में 3% था, 22 में 3% था। उसके बाद बच्चों डायरेक्टली तो नहीं था, लेकिन उसके सारे रिएजेंट्स क्वेश्चंस में जरूर थे। तो आप इसके है ना मल्टीपल है ना ऑप्शंस होते हैं और ये मैच द फॉलोइंग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो आप खासा ध्यान दीजिएगा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट है सरफेस केमिस्ट्री। तो जेई मेंस में बच्चों सरफेस केमिस्ट्री नहीं था आपका, तो आपने उतने अच्छे से, ज्यादातर बच्चों है ना वो पढ़ते भी नहीं है, जो जेई मेंस का पार्ट नहीं होता है, वो सोचते हैं कि एडवांस में जब आएगा तो पढ़ लेंगे। तो बच्चों अभी मेरा पर्सनल आपको ये सुझाव होगा कि आपने जेई मेंस के जितने भी चैप्टर पढ़ रखे हैं अभी तक अच्छे से, उनके ही एडवांस के क्वेश्चंस आप लगाओगे। पीवाईक्यू जितने एडवांस के क्वेश्चन है उनको जितना अच्छे से अगर आप करोगे उनके लिए उतना आपके लिए वो बेनिफिट होगा। अगर आपने अभी तक सरफेस केमिस्ट्री कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आप मत पढ़ना, नहीं तो काफी आपका टाइम चला जाएगा। और जिन बच्चों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको बस अच्छे से उनके है ना नोट्स को रिवाइज करके जाना है, तो आपके वहां पे काम आपका हो जाएगा। बहुत ज्यादा सरफेस केमिस्ट्री में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, नया चैप्टर आप ना पढ़े, जो भी आपने पढ़ रखा है जेईई मेंस लेवल का आप उनको ही पढ़ के जाओगे। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री से बच्चों कभी क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, नहीं भी आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तक जेईई मेंस नहीं पढ़ रहा है वो दोबारा अभी तो ना पढ़े, नया चैप्टर को अभी हाथ ना लगाए। ठीक है, अगर बच्चों मैं आगे की बात करूं, पॉलीमर्स एंड पीओसी, देखो बच्चों प्रैक्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। खास करके प्रैक्टिकल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके क्वेश्चंस जरूर दिखते हैं, खास करके पेपर 1 में तो जरूर ही दिखेंगे। तो हो सके तो आपने जेईई मेंस के लिए भी पीओसी पढ़ा होगा, उनको ही अच्छे से नोट्स को रिवाइज करोगे तो एडवांस में भी आपके सवाल जरूर बन जाएंगे। फिर बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस को। तो आप इसमें जितने भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एलिमिनेशन रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके ऑर्गेनिक के जो मल्टी रिएजेंट के क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। देखो देख सकते हो 2025 में लगभग 3.3% था, वेटेज आपको कम दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है ना ज्यादा मल्टीपल रिएजेंट्स से बने हुए क्वेश्चंस में यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन तो और एडिशन रिएक्शन बहुत देखने को मिलते हैं। सॉलिड स्टेट में भी बच्चों जेईई मेंस में आपका सॉलिड स्टेट था नहीं, उसी तरीके से जैसे सरफेस केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखा है और सॉलिड स्टेट भी पढ़ रखा है तो फिर ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वही पढ़ना जो आपने अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों जितना इंपॉर्टेंट जेईई मेंस के लिए था उतना ही इंपॉर्टेंट बच्चों आपके जेईई एडवांस के लिए है। दोनों ही पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। खास बात ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अगर चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ रखा है क्वेश्चन वहां डेफिनेटली 100% बनेंगे। इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो आप इनको जितने अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लो, 20 से अगर अपने 25 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया डिफरेंट टाइप्स के, तो आपके जेईई एडवांस में क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो बच्चों अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट था। केमिकल काइनेटिक्स से बच्चों आपसे एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चंस काफी देखने को मिले थे जेईई मेंस के, है ना। अगर मैं बात करूं एडवांस में तो एडवांस में भी आपको केमिकल काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
ठीक है। उसी तरह बायोमोलिक्यूल्स बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स में अगर देखोगे 2025 में 3.3% था, 2024 में भी था, 23 में था, मतलब लगभग हर बार एक क्वेश्चन तो पूछा ही है, शायद पेपर 1 या पेपर 2 में, लेकिन पेपर 1 में मेरे हिसाब से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी बुक को, बायोमोलिक्यूल्स के जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत बच्चे ये चैप्टर पढ़ते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, और बहुत क्वेश्चंस देखने को भी नहीं मिला। अगर किसी ने बच्चे ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, और अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर पढ़ने की अभी आपको जरूरत नहीं है। आप उन चैप्टर पे फोकस ज्यादा करना जो चैप्टर आपने जेई मेंस में ऑलरेडी अच्छे से पढ़े हुए हो। उन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए चैप्टर से आपके जेई एडवांस में प्रीवियसली ईयर्स क्वेश्चन जो भी है उनको आप अच्छे तरीके से लगाओगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेचोमेट्री से, तो बच्चों स्टेचोमेट्री में अगर मैं देखूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो देखने को नहीं मिले इस बार उतना, लेकिन क्वेश्चन देखने को इस बार मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बच्चों क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे, लेकिन आप इस बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये 2025 की मैं बात करूं, स्टेचोमेट्री से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से नहीं थे, लेकिन ये हो सकता है कि 2026 में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह केमिकल बॉन्डिंग में बच्चों देखो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और उनका जो पैटर्न था बहुत डिफिकल्ट लेवल, बहुत मीडियम था। क्या है ना, एक क्वेश्चन एमसीक्यू था और एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मोर देन एक ऑप्शन सही थे, ठीक है। उसी तरीके स्टेट्स ऑफ मैटर से बच्चों एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, है ना। उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों 2025 में मैं बात करूं 2 क्वेश्चन थे, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन थे, थोड़ा इजी भी था और थोड़ा डिफिकल्ट भी था एक क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन से बच्चों एक क्वेश्चन था 2025 में, इंटीजर टाइप के थे और लेवल ऑफ डिफिकल्टी मीडियम था, है ना। उसी तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट से भी बच्चों एक क्वेश्चन देखने को मिला था, एमसीक्यू था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मीडियम था। आपका एफ ब्लॉक से भी एलिमेंट से भी एक क्वेश्चन था। सॉल्ट एनालिसिस से बच्चों इस बार 2 क्वेश्चन था, तो सॉल्ट एनालिसिस को भी बच्चों अच्छे से आप पढ़ के जाओगे, है ना। अगर मैं बात करूं चैप्टर वाइज 2025 में सॉल्यूशन से भी बच्चों एक क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आया था, केमिकल काइनेटिक्स से भी एक क्वेश्चन था, सरफेस केमिस्ट्री से भी एक सवाल था। पी ब्लॉक से बच्चों देखो 3 क्वेश्चन है, जिसमें सिंगल करेक्ट भी था, सिंगल आपका 2 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट था और एक मल्टीपल ऑप्शन सही थे, ठीक है। जनरली इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत हार्ड नहीं आते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बच्चों देख सकते हो 2 क्वेश्चन थे और मीडियम लेवल के ही थे, ठीक है। कि एल्डिहाइड कीटोन से बच्चों इस बार 4 क्वेश्चंस थे। मैंने बोला ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और सब के सब ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, एमसीक्यू पे। और लेवल कैसा था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था आपका। एमाइन से भी बच्चों 2 क्वेश्चंस थे और इनसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बायोमोलिक्यूल से भी बच्चों 2 क्वेश्चंस थे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही में आए थे और लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था। तो बच्चों थोड़ा स्ट्रक्चर टाइप का सवाल पूछ लेते हैं, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो स्ट्रक्चर वाले आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, जो भी आपका एनसीईआरटी में है, तो वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बच्चों क्वेश्चन नहीं था। एरोमेटिक कंपाउंड से बच्चों फिनॉल से एक सवाल था और वो थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन क्योंकि मल्टीपल रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसलिए थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों मैं अगर आगे की बात करूं, जीओसी से भी बच्चों एक क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, डिफिकल्टी लेवल बहुत मीडियम था, बहुत हार्ड नहीं था। हेलोजन डेरिवेटिव से बच्चों एक सवाल था। पॉलीमर एंड पीओसी से बच्चों 2 सवाल पूछे गए थे, बहुत हार्ड नहीं था, मीडियम लेवल ही था। और गैसेस स्टेट से भी बच्चों एक ही सवाल था और वो भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड आपका सवाल था, इंटीजर टाइप था और लेवल ऑफ डिफिकल्टी मीडियम था। बहुत हार्ड बच्चों सवाल नहीं होगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो सकता है एडवांस में। कुछ सवाल बच्चों काफी इजी भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों मेरी तरफ से आप लोगों के लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपका जेईई एडवांस का पेपर बहुत अच्छे से हो। होप सो ये आप लोगों का आज का एनालिसिस अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको एक बार अच्छे से देखना और समझने की कोशिश करना कि किस चैप्टर से, किस पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा बच्चों आप लोगों से जेईई एडवांस के लिए सबसे ज्यादा तो सुझाव ये होगा, आपने जी तोड़ लगाया है, जेईई मेंस में मेहनत किया है, उसी तरीके से जेईई एडवांस में बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना। आपने जितने अच्छे से बेसिक पे स्ट्रिक्ट थे, वैसे ही जेईई एडवांस में बस आपको क्या करना है, जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके प्रोसेस को समझना है, किस चैप्टर से, किस पार्ट से किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैच द फॉलोइंग हो गया, है ना। फिर आपका मल्टीपल ऑप्शंस देके से भी सवाल पूछता है, फिर मल्टीपल स्टेटमेंट देके फिर मल्टीपल ऑप्शंस दे देता है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें ऑप्शन सही है। तो बच्चों डिफिकल्टी लेवल है ना, लेंदी हो जाता है पेपर। आपके कॉन्सेप्ट जेईई मेंस में जो थे वही एडवांस में भी लगेंगे, लेकिन पेपर थोड़ा कैसा होता है, लेंदी हो जाता है,
क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चंस में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, है ना। तो होप सो आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप लोग और अच्छे से तैयारी करोगे जेईई एडवांस के लिए, जो कि आपका मई में जल्द आने वाला है ना। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा, खुद पे विश्वास रखें, भगवान आपके साथ है, इस बात को आप जरूर मान के रखिए। बी पॉजिटिव कि आपका पेपर अच्छा होने वाला है, किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट्स दिमाग में नहीं रखना है, पॉजिटिव रहना है। अच्छे से आपने पढ़ा है तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत मेरी तरफ से बेस्ट विशेस एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।